नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। देश चुनाव के मूड में हमेशा रहता है और 10 उपचुनाव के जो नतीजे आए उसमें 5 पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी, 3 पे कांग्रेस, 1 पे टीएमसी, 1 पे जेएमएम। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 सीटें ही सिर्फ ऐसी जिसमें पुरानी पार्टी से मसला पलट गया। उसमें एक दिल्ली, दूसरी राजस्थान की धौलपुर। दिखलाएंगे, इसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन आइए, शुरुआत दरअसल इस देश के भीतर के उस सच से करने जा रहे हैं जिस सच को देखकर हो सकता है आप सोचे इस देश में ऐसा भी होता है। रिपोर्ट देखिए। साइमा खातून, शरीफा खातून, निसात खातून, साइमा अफरोज, तानिया खातून, अहमदा बानू, मसमूरा आलम, सजीदा रहमान, करीमा खातून, अमीसा परवीन, सिराज अली, फरमीसा बानो, फरमीदा परवीन, समीजा परवीन, मुस्तानीर, मोहम्मद तौफिक अली, इसिका परवीन। जी, ये उन नवजात बच्चों के नाम हैं जो कभी पैदा हुए ही नहीं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड पर इन बच्चों के नाम पर सरकारी सब्सिडी हजम की जा चुकी है। इस दस्तावेज को गौर से देख लीजिए। दस्तावेजों में बच्चों के माता पिता का नाम असली है, जगह का नाम भी सही है, लेकिन बच्चों का नाम और उनकी जन्म तारीख फर्जी है। यानी इन बच्चों का जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की सबूत श्री योजना के जरिए हर गरीब परिजन को नवजात के होने पर आर्थिक मदद दी जाती है। तो मदद के लिए बच्चों का जन्म इस तरह कागज में करा दिया गया और मदद हड़प ली गई। আমার একটা ছেলে আছে 12 বছর বয়স, 11-10 বছর বয়স। আমি কোত্থেকে আমি বলতে পারছি না তো। আর ওরা কোথা থেকে সার্টিফিকেট পেলো না পেলো ওরা বলবে, আমি সার্টিফিকেট সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানি না তো। ছেলের বয়স 9 বছর, এত 10 ঢুকে গেছে। তারপর এবার ওরা টাকা দিল, আমরা নিয়েছি। টাকা দেওয়ার পর আমরা জানি না কোথা থেকে টাকা দিল না দিল। जी, कागज पर बच्चों का जन्म दिखाकर सरकारी मदद को हड़पने का ये खेल मालदा के जतरडंगा ग्राम पंचायत में दिखा। दरअसल ममता सरकार ने सबूश्री योजना के तहत निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों के घर में बेटी पैदा होने पर 16,000 और बेटा पैदा होने पर 6,000 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया। तो ऐसे में इस दस्तावेज को देख लीजिए। कमोवेश हर किसी के घर बेटी ने ही जन्म लिया, यानी कागज पर बेटी के जन्म के साथ 16,000 रुपए मिल गए। और आरोपों के मुताबिक जतरडंगा गांव में 2,42,000 रुपए की सब्सिडी का घोटाला हो गया। और यह खुलासा तो तब हुआ जब अधिकारी गांव में पहुंचे परिवारों को पौधा बांटने के लिए। गांव के 62 परिवारों ने बच्चों के जन्म होने पर आर्थिक मदद ली थी, लेकिन इस कार्यक्रम में 17 परिवार उस कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। और खास बात यह है कि घपलेबाजों ने जिन लोगों को धोखा दिया उनसे सरकारी मदद दिलाने का वादा कर एटीएम कार्ड तक ले लिया ताकि पैसे वही निकाल सके। यानी परिवार है, बच्चा नहीं है, बच्चा है, मदद ले ली गई, लेकिन कोई नहीं है। We have received the complaint and we have ordered for inquiry. As per the outcome of the inquiry, legal action will be taken. আমার কোনো বাচ্চা হয়নি। আমার বাচ্চা আছে, বড় আছে, 9 বছরের বাচ্চা আছে। আমাদের কাছ থেকে এখন বই আর এটিএম বই নিয়েছিল। পঞ্চায়েত ডেকেছিল বাড়িতে আমাদের, যে ওখান থেকে টাকা নিয়েছিলাম আমরা। কত টাকা দিয়েছিল? 7,500। फिलहाल अधिकारी अब इस बात का पता लगा रहे हैं कि कई गांव में और भी परिवारों के नाम पर इस तरीके से घपलेबाजों ने सरकार को चूना तो नहीं लगाया। लेकिन सच यह भी है, बेहद गरीब इन इलाकों में कई परिवारों की जिंदगी ही इसी तरह कागज पर बच्चे के जन्म से मिलने वाली आर्थिक मदद से चलती है। जनता के हित में काम करने वाले जब जनता के नाम में अपना हित स्वतः सुखाए साधने लगे तो कुछ ऐसा ही होता है। मालदा में भले ही अब इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हों, पर सवाल ये उठता है कि अगर ये हालात एक पंचायत के हैं तो पूरे राज्य में क्या हो रहा होगा। मालदा में भास्कर रॉय के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। दरअसल तमाम राज्यों की राजधानी या देश की राजधानी से इतर जब जब झांकिएगा इस तरह की स्थितियां, हालात आपको तहां तहां नजर आएंगे। मसलन तमिलनाडु से किसान दिल्ली आए, जंतर मंतर पर किसने सुनी उनकी? आखिर में सुप्रीम कोर्ट को ही सुननी पड़ी। तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते तमिलनाडु के किसानों को आज पूरा 1 महीना हो गया।
और इस 1 महीने के दौरान किसानों का दर्द महज 2.25 किलोमीटर की दूरी पर संसद तक पहुंच नहीं पाया। जबकि संसद उस दौर में चल रही थी और रविंद्र गायकवाड़ तक पर चर्चा के लिए संसद ने वक्त निकाला, लेकिन किसानों पर वक्त नहीं निकल पाया। किसानों की आवाज 2.5 किलोमीटर दूर पीएमओ तक भी नहीं पहुंच पाई, जबकि वहां नग्न अवस्था में किसान विरोध करते हुए नजर भी आए। लेकिन आज पहली बार किसानों की आस जंतर मंतर से करीब 3.5 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट से जगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से 2116 किलोमीटर दूर चेन्नई में बैठी राज्य सरकार को लताड़ते हुए नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक पूछा, इतनी दुखद और अमानवीय घटना पर सरकार कर क्या रही है? तमिलनाडु के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, लेकिन उन्हें खुदकुशी करने दिया भी नहीं जा सकता। राज्य सरकार किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता तमिलनाडु सेंट्रल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से दायर याचिका में तमिलनाडु के साथ केंद्र सरकार से भी जवाब मांगे जाने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा वो पहले राज्य सरकार की तरफ से उठाए कदमों की जानकारी चाहता है। गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के किसानों का कर्ज माफ करने का निर्देश पहले ही दे दिया है, लेकिन पैसे की कमी का हवाला देकर राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और राज्य सरकार से पूरी तरह निराश तमिलनाडु के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। उस वक्त हाथों में नरमुंड था, उसके बाद सड़क पर खाना परोसकर खाते हुए अपनी त्रासदी बताते हुए भी दिखे। तो इन तस्वीरों के साथ सुप्रीम कोर्ट से आस तो जगी है, लेकिन सवाल सिर्फ तमिलनाडु के किसानों की त्रासदी भर का नहीं, क्योंकि सच तो यह भी है कि राज्य दर राज्य किसान कर्ज में डूबे हैं। किस राज्य में किसानों पर कितना कर्ज, ये आपकी स्क्रीन पर भी लगातार चल रहा है। और सच यह भी है कि यूपी में किसानों का कर्ज माफी होने के बाद हर राज्य का किसान इसी उम्मीद में बैठा है उसका कर्ज भी माफ हो जाए। ये कहानी सिर्फ तमिलनाडु के किसानों की नहीं है। देश भर में किसानों पर 12,65,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। 52% से ज्यादा किसान परिवार कर्ज में डूबे हैं। किसान राहत की गुहार कर रहा है और सवाल यही है कि क्या देश के दूसरे राज्यों के किसानों का भी संघर्ष का रास्ता अब दिल्ली के जंतर मंतर की ओर जाएगा? कैमरामैन फैजान के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। यह सवाल तो है, यूपी में किसानों का कर्ज माफ, तो हर राज्य में किसान कर्ज माफ कराने के लिए आंदोलन की राह पे। तमिलनाडु को राह मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, तो हर किसान जंतर मंतर पर दिखाई भी दे सकता है। लेकिन बहरहाल चुनाव के जरिए शायद राजनेताओं की सफलता असफलता आंकी जाती है, तो एक तस्वीर आज 10 उपचुनाव के परिणामों में नजर आई। 10 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अगर आप आकलन करें तो उसमें सबसे पहले ये असम धेमाजी, वहां पर बीजेपी की जीत हुई। यह सीट बीजेपी के ही पास थी। दूसरी सीट हिमाचल प्रदेश मुरांज, जहां पर बीजेपी जीती, यह सीट भी बीजेपी के ही पास थी। तीसरी सीट मध्य प्रदेश के अटेर में हेमंत कटारे यहां से जीते हैं, कांग्रेस की ही यह सीट थी। बांधवगढ़ बीजेपी जीती है, यह भी सीट बीजेपी के ही पास थी। अपनी अपनी सीटें रिटेन की गई है। कांथी दक्षिण टीएमसी ने जीती है, यह भी टीएमसी के ही पास थी पहले। ये धौलपुर, ये सीट बीजेपी को मिली है, इससे पहले ये बीएसपी के पास थी। वहां पर उम्मीदवार की पत्नी को ये बीजेपी ने अपने साथ शामिल किया, वो जीत गई। और ये जो सीट है जो कांग्रेस ने जीती है कर्नाटक में, ये इसने रिटेन की है। कांग्रेस की दोनों सीटें रिटेन की, बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में अगले वर्ष चुनाव होने हैं और दोनों उपचुनाव में वो जीती है। झारखंड में लिट्टीपाड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है, उसी के पास पहले भी ये सीट थी। लेकिन झटका दिल्ली में आपको लगा है। राजौरी गार्डन सीट, जो पिछली बार 55,000 वोट मिले थे, वहां पर सिर्फ इस बार आम आदमी पार्टी को 10,000 तक वोट मिल पाए। ये एक स्थिति है 10 सीटों की, जहां 5 सीट बीजेपी, 1 सीट जेएमएम, 1 सीट टीएमसी और 3 सीट कांग्रेस जीती है। इसके आगे का सवाल इन्हीं चुनाव के मद्देनजर जिक्र बार बार ईवीएम को लेकर उठ रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे दी गई।
तो ईवीएम पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्योंकि लगातार ईवीएम को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच आज बीएसपी की याचिका पर सुनवाई हुई तो कांग्रेस के 4 बड़े वकील नेताओं ने भी दखल दिया और बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से साफ साफ पूछा, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टेम्पर प्रूफ है? अब जवाब 8 मई तक देना है। 8 मई के लिए नोटिस दिया है, जिसमें कि सभी विपक्ष की पार्टियां भागीदारी हैं। उन्होंने कहा है कि हम उसमें इंटरवेंशन करेंगे, कांग्रेस ही नहीं बाकी सभी पार्टियां। तो सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ कांग्रेस ने अपने 4 बड़े एडवोकेट नेताओं को उतार दिया है, क्योंकि बीएसपी की याचिका में चुनाव बैलेट पेपर से कराने या ईवीएम को टेम्पर प्रूफ बनाने के लिए वोटिंग मशीनों में वोट वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपीएटी लगाने की मांग की गई है। और आज बहस में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई कि वो जरूरी निर्देश जारी करे। अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का चाहे जो जवाब हो, लेकिन चुनाव बैलेट पेपर से होंगे इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 2 टूक यह भी कहा, हमें इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि कौन से देश ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं और कौन नहीं। ईवीएम से चुनाव प्रणाली की बहुत सी बुराइयां दूर जरूर हुई है। यानी कोर्ट को लगता है ईवीएम जरूरी है, लेकिन सच यह भी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। उस वक्त स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे और 9 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा था, वीवीपीएटी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है, लिहाजा ईवीएम को वीवीपीएटी से जोड़ा जाए। चुनाव आयोग मात्र 58,000 मशीन ला पाया है और पूरी संख्या ईवीएम्स की है 16 लाख। तो हमने निवेदन किया उच्चतम न्यायालय को कि ये उच्चतम न्यायालय का आदेश पूरा करने के लिए 150 वर्ष लगेंगे इस दर पे। लेकिन इस आदेश के बाद भी 3.5 बरस से ज्यादा का वक्त बीत गया। कई विधानसभा में चुनाव हो गए, 2014 का लोकसभा चुनाव भी हो गया, लेकिन ईवीएम में पूरी तरीके से वीवीपीएटी सिस्टम लागू नहीं हो पाया। और वजह यह है कि चुनाव आयोग को यह प्रणाली लागू करने के लिए जितना फंड चाहिए उतना फंड केंद्र ने दिया ही नहीं। और आयोग की प्रेस रिलीज के मुताबिक सरकार से वो लगातार 3,174 करोड़ रुपए जारी करने की गुजारिश की गई, ताकि जरूरी वीवीपीएटी मशीन लाई जा सके, जिससे तमाम विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन फंड रिलीज नहीं हुआ और फंड रिलीज होने के बाद जरूरी वीवीपीएटी मशीन बनाने में 30 महीने का वक्त लगता है। यानी पैसा आज की तारीख में मिल भी जाए तो कम से कम 2.5 बरस वीवीपीएटी मशीन बनाने और इंस्टॉल करने में लगेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 2019 के चुनाव में सभी ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपीएटी सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो पाएगा? क्योंकि चुनाव अप्रैल-मई 2019 में होंगे और अब सिर्फ 2 बरस रह गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और 8 मई का इंतजार करना होगा, जब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के जवाब पर सुनवाई होगी। इसमें कोई दो मत नहीं, ईवीएम में बटन दबाइए, वोट पड़ जाए, बटन दबाइए, तुरंत आंकड़े निकल कर आ जाए, बड़े तेजी से और रवानगी से काम होता है। लेकिन अगर आपके जहन में ये सवाल है, खर्च बैलेट पेपर में ज्यादा होता है, तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। एक तरफ 1999 का चुनाव और दूसरी तरफ 2014 का लोकसभा चुनाव। ये दोनों इसलिए क्योंकि 1999 में आखिरी बार बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ और 2014 में पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव ईवीएम के ही आश्रय हुआ। और अब इन दोनों चुनाव के आश्रय जरा स्थितियों को देख लीजिए खर्च की। 1999 में 62 करोड़ वोटर थे और बैलेट पेपर के लिए 7,770 मीट्रिक टन पेपर का इस्तेमाल किया गया, जिस पर तकरीबन 880 करोड़ का खर्चा आया। जबकि 2014 में 10,75,000 ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और खर्च आया 3,426 करोड़ रुपए। लेकिन इन दोनों चुनाव के बीच में खड़े होकर यह सवाल उठ सकता है कि 1999 में रुपए की कीमत कुछ और थी, 2014 में रुपए की कीमत कुछ और है, तो ऐसे में खर्च को एक सरीखा कैसे तौला जा सकता है। लेकिन आइए जरा इस भरोसे गणित को समझ लें, वह भी अब के दौर में। 1999 में बैलेट पेपर पर खर्च हुआ 880 करोड़ रुपए,
जो मौजूदा मुद्रास्फीति दर के हिसाब से बैठता है 2360 करोड़ रुपए। यानी आज अगर 62 करोड़ वोटर के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता तो 2360 करोड़ रुपए खर्च होते, लेकिन अब 83 करोड़ वोटर हो चुके हैं, यानी तकरीबन 32% ज्यादा। इस लिहाज से खर्च में भी 32% आपको जोड़ना होगा, तो यह हो जाएगा 3072 करोड़ रुपए। यानी 2014 में ईवीएम के जरिए चुनाव पर खर्च आया 3426 करोड़ रुपए, और बैलेट पेपर पर अगर ये चुनाव होता तो खर्च आता 3072 करोड़ रुपए। दरअसल सवाल पैसे का नहीं, नीयत का है। चुनाव आयोग बार बार ये कहता रहा है कि वीवीपैट के लिए केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा, और ऐसा कांग्रेस की यूपीए सरकार में भी चलता रहा और पिछले 3 साल से बीजेपी की एनडीए सरकार में भी। और अब जब ईवीएम को लेकर आए दिन विवाद बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में बैलेट की ओर रुझान दिखने लगा है। और संयोग देखिए, इस हंगामे के बीच आज उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बकायदा मांग कर दी उसे 2006 से पहले की ईवीएम ना मुहैया कराई जाए। ऐसा हुआ तो वो बैलेट पेपर के जरिए ही स्थानीय निकाय चुनाव कराएगा। और इस बाबत बैलेट पेपर की प्रिंटिंग के लिए यूपी चुनाव आयोग ने टेंडर भी जारी कर दिया। ईवीएम मशीनों पर सवाल उठने के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से यह साफ कह दिया है कि वो 2006 के पहले की मशीन इस्तेमाल नहीं करेगा, भले ही उसे बैलेट पेपर से ही चुनाव क्यों न कराना पड़े। तो गौरतलब है, उत्तर प्रदेश में जुलाई में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, तो इंतजार यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव पर करना होगा। और इन सब के बीच देश को इंतजार चुनाव आयोग के उस कार्यक्रम का भी है जिसमें आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाने वालों को खुली चुनौती दी है, यहां तक कि हैक करने वालों को भी चुनौती दी है। यानी लोकतंत्र पर भरोसे के लिए ईवीएम पर भरोसा बनाए रखने की कवायद का यह हाल देख लीजिए। सिर्फ हाल देखिए, मतलब ना निकालिए। आज तक ब्यूरो। और मतलब निकालिएगा तो इंतजार आपको 8 मई तक करना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। और इन सब के बीच कुलभूषण जाधव, यूनाइटेड नेशन कहता है हम इसमें दखल नहीं दे सकते। संयुक्त राष्ट्र ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत पाकिस्तान को आपसी बातचीत के जरिए ही समाधान निकालना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक्सपर्सन स्टीफन डुजारिक ने बुधवार को अपनी डेली ब्रीफिंग में कहा, हम इस पूरी प्रक्रिया को जज करने या इस खास मसले में अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं हैं।